बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हम लोगों ने बात करनी है किंगडम एनिमेलिया की कि किंगडम एनिमेलिया जो है वो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। पीएमसी के सिलेबस में किंगडम एनिमेलिया की बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है आपसे नहीं पूछी जाती। सिर्फ और सिर्फ किंगडम एनिमेलिया के जो जनरल या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूछे जाते हैं कि अगर किसी एनिमल को हमने किंगडम एनिमेलिया में शामिल करना है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन, चंद एक एक्स्ट्रा चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो एनिमल्स हैं उनके प्रॉपर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या उनको किस बेस पे एक दूसरे से अलग अलग किया जाता है वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल सकें। अब हमारे पास ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चंद एक उनमें देखें किंगडम एनिमेलिया में शामिल करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होती है किसी जानदार में तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द किंगडम एनिमेलिया। तो आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमेलिया में नजर आएंगे ऑल ऑफ दीज विल बी मल्टी सेलुलर। कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी ऐसा नहीं होगा जो कि यूनिसेलुलर हो। जैसे हम फंगस में देखते हैं, फंगस वैसे तो मल्टी सेलुलर होते हैं मगर उसमें यीस्ट है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किंगडम एनिमेलिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा। हम अगर इनके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स ऐसे सेल्स होते हैं, स्पर्म्स और एग्स जैसे सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। बाकी तमाम सेल्स या ऑर्गेनिज्म जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म होगा इट विल बी अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, डिप्लॉइड होगा। अब हेटरोट्रोफ तो होते हैं एनिमल्स, लेकिन हेटरोट्रोफ होने के साथ साथ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ये अपने माउथ के जरिए चीजों को इंगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। दे आर इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ्स। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। कोई एक सिंगल स्पीशीज भी हमें ऐसे नहीं मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हो। ऑल्दो दे कैन डू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी लाजमी तौर पर पाई जाती होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो एनिमल में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा इनमें दो अलग अलग गैमीट्स होते हैं, दो हेट्रोमॉर्फिक गैमीट्स होते हैं। देखिए, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। मॉर्फ का मतलब है शक्ल। हेट्रोमॉर्फिक गैमीट्स यानी कि दो ऐसे गैमीट्स जिनकी अपीयरेंस, जिनकी शक्ल एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्पर्म और दिस इज एन एग। इन दोनों की जो शक्ल है, इन दोनों की जो अपीयरेंस है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। एंड दे लैक सेल वॉल। इनके अंदर कोई एक सिंगल सेल भी ऐसा नहीं होता जिसमें सेल वॉल मौजूद हो। जैसे अगर हम किंगडम फंगी की बात करते हैं, फंगस के अंदर ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा सेल मिले जिसकी सेल वॉल में काइटिन मौजूद है तो किंगडम फंगी में चला जाएगा फौरन से। तो एनिमल्स के अंदर ऐसा है कि किसी भी सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। अगर सेल वॉल होती है तो वो एनिमल किंगडम से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोट से प्रोटिस्टा बने, और प्रोटिस्टा जो थे या प्रोटोक्टिस जो थे वहां से तीन हमारे पास आगे जो बड़े किंगडम्स हैं, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों किंगडम वहां से निकलते हैं। तो एनिमेलिया के अंदर ना जो प्रोटोक्टिस एंसेस्टर्स हैं वो दो अलग अलग डिवीजन्स में जाते हैं। एक हमारे पास पैराजोआ जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम है, दैट इज फाइलम पोरिफेरा। और यूमेटाजोआ जो कि ट्रू एनिमल्स हैं, जो कि काफी ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन यूमेटाजोआ के अंदर उनकी बॉडी की सिमेट्री के बेस पे, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री के बेस पे इनके अंदर आगे मजीद दो ग्रेड्स आ जाते हैं, ग्रेड बायलेट्रिया और ग्रेड रेडियाटा। रेडियाटा में रेडियल सिमेट्री होगी, बायलेट्रिया में बायलेटरल, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दो अलग अलग साइड्स होंगी, लेफ्ट राइट साइड होगी उसकी बॉडी में। जो बायलेट्रिया है इसको, इसके अंदर जो बॉडी कैविटी के होने या ना होने की बेस पे इसकी तीन अलग अलग क्लासिफिकेशंस की जाती हैं, जिसमें एक तो बॉडी कैविटी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, एसिलोमेट्स। किसी में बॉडी कैविटी है लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, और किसी में ट्रू बॉडी कैविटी है। इस बेस पे उनको तीन अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। और जो सिलोमेट्स हैं ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। इनमें सिलोमेट्स की फर्दर डिवीजन होती है प्रोटीरोस्टॉर्म्स और ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में, एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स अमंग देम। और इन्हीं में कोर्डेट्स आते हैं। इन कोर्डेट्स के अंदर आपको इंसान देखने को मिलते हैं, तो टॉप ऑफ द चेन इंसान यहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं यूमेटाजोआ और पैराजोआ की, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट नाउ। तो अगर बात की जाए पोरिफेरा या पैराजोआ और यूमेटाजोआ की, तो पैराजोआ के अंदर सिर्फ एक ही फाइलम है, दैट इज पोरिफेरा। और पोरिफेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत लेस डेवलप्ड हैं, बहुत पुअरली डिफाइंड हैं।
उनके अंदर किसी किस्म के कोई ट्रू ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस आर एनिमल्स, और स्पॉन्जेस जो हैं वो फाइलम पोरिफेरा के अंदर होते हैं। पोरिफेरा में क्यों रखा जाता है? बेसिकली उनका नाम ये चीज सजेस्ट करता है कि उनके अंदर बहुत से पोर्स होंगे। जो ह्यूमेटस जो हैं, जो ट्रू एनिमल्स हैं, ये थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये आगे ग्रेजुअली डेवलप करते जाएंगे अंटिल वी रीच द कॉर्डेट्स। तो बाकी जो ह्यूमेटाजोआ के अंदर ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनमें ट्रू एनिमल्स वाले फीचर्स जो मौजूद होंगे, ये वेल डिफाइंड होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, और इनमें ट्रू ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद हैं। आगे ह्यूमेटाजोआ की दो डिवीजन आती हैं, ग्रेड रेडियाटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। रेडिया रेडियल सिमेट्री या ग्रेड रेडियाटा में और बाइलेट्रिया में बेसिकली डिफरेंस कहाँ पर आता है? इनकी जो सिमेट्री आती है, बनी हुई होती है, बॉडी किस चीज पे बनी है, किस प्लान पे बनी है, वहां पे डिफरेंस आता है। जैसे कि ग्रेड रेडियाटा की अगर बात करें, इनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो एक सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द बनी हुई है। आप अगर यहाँ पर जो एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करें, तो इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो इस एक्सिस के इर्द गिर्द ही बनी हुई होती है। इसकी आपकी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जो हाइड्रा है, जो हमारे पास नाइडेरियंस होते हैं, ये सारे के सारे ग्रेड रेडियाटा के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री होती है। ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी में बाइलेटरल सिमेट्री है। बाई का मतलब है दो, लेटरल का मतलब बेसिकली साइड्स है, लेफ्ट और राइट साइड। इनकी बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड किया जाता है। अगर हम ये बात करें कि इनके अंदर एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जो एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, इनमें बेसिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स मौजूद होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं। ग्रेड रेडियाटा में वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते। अगर एंटीरियर से पोस्टीरियर के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की जाए तो लेफ्ट और राइट साइड्स बनती हैं। और ये जो लेफ्ट और राइट साइड्स बन रही हैं ना, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट साइड पे कोई और ऑर्गन्स होंगे, राइट साइड पे कोई और ऑर्गन्स होंगे, ये एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेजेस होंगी। जो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स ग्रेड रेडियाटा के अंदर बिलोंग करते हैं, सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें मेसोडर्म मौजूद नहीं होती। लेकिन बाइलेट्रिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, इनमें मेसोडर्म मौजूद होती है। अब जो हमारे पास एमसीक्यूज यहाँ से चंद एक बनते हैं कि ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर एक तो इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। उसके अलावा इनके अंदर डोर्सल और वेंट्रल साइड्स भी डिफाइंड होती हैं। डोर्सल और वेंट्रल में क्या डिफरेंस है? अगर आप इंसानों की बात करते हैं, हमारी जो कमर वाली साइड है दैट इज डोर्सल साइड, हमारी जो एब्डोमेन वाली साइड है ये वेंट्रल साइड है। इसकी सबसे इजी जो आपको एग्जांपल मिलती है वो रेप्टाइल्स में मिलती है, कि वो जो जिन उनकी वो साइड जो जमीन के साथ टच कर रही है वो वेंट्रल साइड होगी, जो जमीन से ऊपर या ऑपोजिट साइड पर होगी वो डोर्सल साइड होगी। और डोर्सल साइड में नर्वस सिस्टम जो है मौजूद होता है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी डोर्सल साइड में मौजूद होता है। तो ग्रेट बाइलेट्रिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें लेफ्ट और राइट साइड्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स डिफाइंड है, डोर्सल और वेंट्रल साइड्स भी मौजूद हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ग्रेड रेडियाटा के ऑर्गेनिज्म सीलेंट्रेट्स होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो सैक की तरह की बनी हुई होती है। हाइड्रा, सी एनीमोन, सी अर्चिन वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल की, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म इनमें दो लेयर्स होंगी, प्रॉपर लेयर्स होंगी। ये जो डायग्राम है इसमें मिजोग्लिया भी मेंशन्ड है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा, लेकिन मिजोग्लिया कोई जर्म लेयर नहीं है, इसमें सेल्स मौजूद नहीं होते। ये ए सेलुलर लेयर होती है, जेल की तरह की लेयर होती है ये। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एट एम्ब्रियोनिक स्टेज देयर आर ओनली टू जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है उसने हमारी एक तो एपिडर्मिस बनानी है, हमारी स्किन बनानी है, हमारा नर्वस टिश्यू बनाने हैं, और इसने एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने हैं। बेसिकली हमारे नहीं, एनिमल्स के जो कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यही बनाएगा। नॉर्मली जो आपके पास फ्लैट वर्म्स हैं उनमें नेफ्रीडिया होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, वो बनाता है ये एक्टोडर्म। एंडोडर्म ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है बस, ठीक है। जो एंडोडर्म होगी वो डाइजेस्टिव सिस्टम या गट को बनाएगी। इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, ब्लड जो है वो मॉलिक्यूल्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो जो सब्सटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिफ्यूजन के जरिए होगी। इनमें जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम होता है ना, वो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं, सिर्फ एक नर्व नेट मौजूद है जो कि पूरी बॉडी को साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करता है। ये रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें एक सिंगल बॉडी कैविटी होगी जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाएगा। ये काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो एक्चुअल में कोई बॉडी कैविटी नहीं है,
लेकिन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में और सिलोम में फर्क होता है, ठीक है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो होता है वो बहुत पुअरली डिफाइंड होता है। सिर्फ एक ओपनिंग है, माउथ का काम भी उसी ने करना है, एनस का काम भी उसी ने करना है। फूड की एंट्री भी वहीं से होगी और वेस्ट मटेरियल रिमूव भी वहीं से किया जाएगा। और इनमें मिजोग्लिया मौजूद होती है। मिजोग्लिया जो कि कोई ए सेलुलर लेयर है, एक जेल लाइक लेयर है। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है इन ऑर्गेनिजम्स में, और साथ स्टोरेज में भी हेल्प कर रही होती है। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो दे आर दी ओजीज। ये थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें 3 जर्म लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स भी होंगे जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे इंसान है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बने हुए हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नर्वस सिस्टम, इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड होते हैं। अब जो 3 लेयर्स का काम है, एक्टोडर्म का, मीजोडर्म का और यहाँ पे एक्टोडर्म नहीं है, यहाँ पे भी एंडोडर्म है, एंडोडर्म का। तो क्या क्या फंक्शन होता है इनका? एक्टोडर्म जो होती है, इसने स्किन और नर्वस सिस्टम बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो एंडोडर्म है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि लिवर है और पैंक्रियाज है, वो एंडोडर्म ने बनाना है। दो चीजें हम लोगों ने बात की, एक्टोडर्म स्किन और नर्वस सिस्टम बनाएगी, एंडोडर्म ने डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स को बनाना है। बाकी जितने भी सिस्टम्स होंगे, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो मेसोडर्म बनाएगी। इसमें मसल्स, स्केलेटन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे के सारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स होंगे वो मेसोडर्म बनाएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको अभी यहाँ पे 3 अगर सिस्टम लिखे हुए हैं, जो मसल्स हैं, स्केलेटन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपको अगर कोई भी दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का बताएं वो कौन सी लेयर बनाती है, तो वो भी मेसोडर्म ने बनाना है। जो एक्टोडर्म है उसने सिर्फ स्किन और नर्वस सिस्टम बनाना है, एंडोडर्म ने सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, बाकी तमाम काम मेसोडर्म कर रही होगी। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब टाइप होता है। उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक जो है माउथ के तौर पे यूज होती है, दूसरी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए एनस के तौर पे यूज होती है। इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल जो है ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, उनमें 3 डिफरेंट टाइप्स आती हैं, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। इनकी बॉडी कैविटी की बेस पर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी किस तरह से बनी हुई होती है, बॉडी कैविटी होती है या नहीं होती, उसकी बेस पे उनकी 3 डिवीजन्स की जाती हैं। जो एसिलोमेट्स हैं, ए का मतलब बेसिकली यहाँ पर एब्सेंट है, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। इनमें जो मेसोडर्म है उसने इंटरनल स्पेस को फिल कर देना है, इंटरनल ऑर्गन्स को मेसोकाइम जो प्रोटेक्ट कर रही होगी। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअरली डेवलप्ड है। और एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, वो ऑर्गेनिज्म जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, वो मेनली पैरासाइट्स होते हैं। तो एसिलोमेट्स के अंदर जो हमारे पास प्लेटी हेलमिन्ट्स आते हैं, जैसे फ्लैट वर्म्स हैं, लिवर फ्लूक उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है, उसका नाम भी बेसिकली सजेस्ट कर रहा है कि वो एक पैरासाइट है। तो एसिलोमेट्स मेजरली जो है वो पैरासाइट्स ही होते हैं। इनमें कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो सिस्टम होगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी सिस्टम या प्रोटोनेफ्रिडिया। इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो होगा। और ये हेर्माफ्रोडाइट है, यानी कि इनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। सूडोसिलोमेट्स की अगर बात की जाए तो सूडोसिलोमेट, सूडो का मतलब क्या है? फॉल्स। सिलोमेट, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। इनमें बॉडी कैविटी है तो सही, मगर वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, वो फॉल्स बॉडी कैविटी है। अब ट्रू बॉडी कैविटी के होने के लिए जरूरी है कि जो मेसोडर्म की लेयर है ये स्प्लिट हो और इसके दरमियान में कैविटी प्रोड्यूस हो। अब यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि मेसोडर्म के दरमियान में कैविटी है, लेकिन नहीं, ये मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में कैविटी है, ठीक है। जो हमारे पास ट्रू सिलोमेट्स होंगे, जो जिनके अंदर सिलोम मौजूद होगी, उनकी बॉडी में जो कैविटी होगी बेसिकली उसकी ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पर मेसोडर्म होती है। तो दे हैव अ बॉडी कैविटी बट इट इज नॉट ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है वो सिलोमिक एपिथेलियम या मेसोडर्म से नहीं बनी हुई।
इस कैविटी के बाहर हमारे पास मसल्स होते हैं जो कि मेसोडर्म ने बनाने हैं, और अंदर हमारे पास गट होगा, इंटेस्टाइन होगी, जो कि एंडोडर्म ने बनानी है। अब हम फिर हमारे पास आते हैं जी ट्रू सीलोमेट्स। सीलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक एक्चुअल बॉडी कैविटी होती है, जिसकी दोनों साइड्स जो हैं वो मेसोडर्म की लाइनिंग से बनी हुई होती हैं। ठीक है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि दी मोस्ट डिवेलप्ड या मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम है। ये मेनली जो है वो बड़े बड़े एनिमल्स जो होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं, या इवन कि अर्थ में भी अगर सिलोमेट है तो वो पैरासाइट नहीं है। ठीक है, ये मेसोडर्म के स्प्लिट होने से ये वाली लेयर बनती है, और जो मेसोडर्म है इसमें सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम भी कर रहा होता है। अब जो सिलोमेट्स होते हैं इनको दो डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोस्टॉर्म्स और ड्यूटेरोस्टॉर्म्स। प्रोटोस्टॉर्म्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनमें माउथ पहले बनेगा। जो ड्यूटेरोस्टॉर्म्स हैं ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनस पहले प्रोड्यूस होती है। तो प्रोटोस्टॉर्म्स की अगर बात की जाए, इनका जो क्लीवेज है, यानी कि जब जायगोट बना तो जायगोट में जो डिवीजन आएगी, दैट डिवीजन विल बी स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। सबसे पहले स्पाइरल का क्या मतलब है? देखिए, ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में अगर रेडियल डिवीजन है तो एक हमारे पास जायगोट डिवाइड करेगा, उससे प्रोड्यूस होने वाले ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे के ऊपर ही अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो प्रोटोस्टॉर्म्स हैं इनमें स्पाइरल क्लीवेज का मतलब है कि एक सेंट्रल एक्सिस होगा, इस एक्सिस के इर्द गिर्द सेल्स जो हैं वो अरेंज होना शुरू होंगे। ठीक है, सेल्स इस एक्सिस के इर्द गिर्द अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास होगी कि स्पाइरल और रेडियल का मतलब क्या है। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है? जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं क्लीवेज के बाद, जो प्रोटीरोस्टॉर्म्स हैं इनके अंदर उन ब्लास्टोमियर्स का फेट पहले से डिफाइंड है कि ये ब्लास्टोमियर बना, इसने क्या काम करना है बाद में। जो ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में इनमें ब्लास्टोमियर का फेट पहले से डिटरमिन्ड नहीं होता, यानी कि एक ब्लास्टोमियर बनेगा वो बाद में जाके किसी भी स्ट्रक्चर में डेवलप हो सकता है, वो फौरन से वहां पे डिसाइडेड नहीं होता कि इस ब्लास्टोमियर ने ये वाला फलां स्ट्रक्चर जो है बनाना है। प्रोटोस्टॉर्म्स के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है इसमें ब्लास्टोपोर लिप जो होता है उससे माउथ प्रोड्यूस होता है। ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में उससे एनस प्रोड्यूस होती है और माउथ थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे प्रोड्यूस होता है, यानी कि एनस फॉर्म्स फर्स्ट इन ड्यूटेरोस्टॉर्म्स, और ये वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिलोम की अगर बात की जाए तो शिजोसिलस सिलोम होती है, यानी कि मीजोडर्म के स्प्लिट होने से सिलोम बनती है, इसे हम लोग शिजोसिलस सिलोम कहते हैं। जो ड्यूटेरोस्टॉर्म्स है इनमें एंटीरोसिलस सिलोम प्रोड्यूस होती है, बॉडी कैविटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो आर्केंटिरोन है, जो डेवलपिंग गट है एम्ब्रियो के अंदर, जो गट डेवलप हो रहा होता है उसे हम आर्केंटिरोन कहते हैं। आर्केंटिरोन आउट पाउच करके कैविटी बनाता है, उस कैविटी को हम लोग सिलोम कहेंगे इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो मेसोडर्म है ये ब्लास्टोपोर से ही डिराइव की जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म जो होगी ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में वो आर्केंटिनोन से डिराइव की जाती है। तो बेसिकली मेसोडर्म ही स्प्लिट होकर आगे बॉडी कैविटी बना रही है, लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म जो है वो ब्लास्टोपोर से डेवलप हो रही है, यहाँ पे मेसोडर्म जो है वो आर्केंटिनोन से डेवलप हो रही है। जो प्रोटोस्टोमिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें फाइलम एस हेलमेंट्स जो कि फ्लैटवर्म्स हैं, निमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा जो है ये शामिल होते हैं। जो ड्यूटेरोस्टॉर्म्स हैं इनमें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेट्स जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो शामिल होते हैं ड्यूटेरोस्टॉर्म्स में। अगर इनके एमसीक्यूज की बात की जाए, ऑल आर फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया एक्सेप्ट, क्या किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या वो यूकेरियोट्स हैं? बिल्कुल यूकेरियोट्स हैं। क्या वो मल्टीसेलुलर हैं? बिल्कुल हैं। क्या वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, यानी कि क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं करते। तो दिस विल बी द आंसर। ये एनिमल्स के हवाले से जो है वो उनका फीचर नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइज फ्रॉम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ से अराइज होता है? हमारे पास अगर तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म ने क्या बनाना है? स्किन और नर्वस सिस्टम। एंडोडर्म ने क्या बनाना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। मेसोडर्म ने बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो मेसोडर्म से अराइज करेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एसिलोमेट्स डू नॉट लैक, कि कौन सी चीज़ एसिलोमेट्स में होती है? सिलोम तो उनमें बिल्कुल भी नहीं होती, इसी वजह से वो एसिलोमेट्स हैं। उनमें जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मौजूद नहीं होते। उनमें सिलोमिक फ्लूइड नहीं होगा क्योंकि सिलोम नहीं है उनमें, लेकिन उनमें मेसोडर्म लाजमी होती है, क्योंकि अगर मेसोडर्म है तभी हम लोग सिलोम के होने या ना होने के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मेसोडर्म ही नहीं है तो वो सिलोमेट हो ही नहीं सकता, एसिलोमेट हो ही नहीं सकता वो उसमें तो, क्योंकि सिलोम का बनना मेसोडर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। विच सिस्टम इज मोर डिवेलप्ड इन एसिलोमेट्स? एसिलोमेट्स का सबसे ज्यादा डिवेलप सिस्टम जो होता है वो उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। बाकी तो उनमें कई कई सिस्टम तो ऐसे हैं जो मौजूद ही नहीं होते।
तो उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो नेफ्रीडिया या प्रोटोनेफ्रीडिया है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। डैश सेल्स ऑफ नाइडेरियंस गिव राइज टू निमेटोसिस्ट। जो निमेटोसिस्ट होती है, इनके अंदर वो स्किन से प्रोड्यूस होती है, एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, वो निमेटोसिस्ट को राइज करते हैं, जो कि स्टिंगिंग सेल होते हैं नाइडेरियंस के। अ फीचर शेयर्ड बाय ऑल एनिमल्स। क्या सारे के सारे एनिमल्स मोटाइल हैं? हाइड्रा विल डिसएग्री, वो मोटाइल नहीं होते। जो पॉलिप्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते। एक्वेटिक लाइफस्टाइल, हम एक्वेटिक नहीं है, हम टेरेस्ट्रियल हैं, तो एक्वेटिक लाइफस्टाइल सबका नहीं होता। लोकोमोशन बाय लिम्स सबके अंदर नहीं होती, कुछ उड़ते हैं, कुछ फिन्स के जरिए मूव करते हैं, तो लिम्स जो हैं वो सबके अंदर नहीं मौजूद होते। लेकिन हेट्रोट्रोफ सारे के सारे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स ऑफ ग्रेड रेडियाटा आर, जो ग्रेड रेडियल जो रेडियल एनिमल्स होते हैं वो इनमें से कौन से होते हैं? एसिलोमेट या सूडोसिलोमेट होने का सवाल तब पैदा होगा जब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, जब उनमें मीजोडर्म होगी। लेकिन रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स में मीजोडर्म नहीं होती, वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम, सूडोसिलोम किससे डेवलप करती है? अब देखें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना हमारे पास ब्लास्टूला एक स्टेज होती है, जब हमारे पास ब्लास्टोसील प्रोड्यूस होती है। जब सेल्स होते हैं वो थोड़े से आगे की तरफ जाकर उनके दरमियान में एक कैविटी प्रोड्यूस होती है, वो ब्लास्टोसील कहलाती है। उस टाइम पे हम लोग उस एम्ब्रियो को ब्लास्टूला का नाम देते हैं। तो जो ब्लास्टोसील होती है, दैट डेवलप्स इनटू द सूडोसिलोम इन सूडोसिलोमेट्स। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर, जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, क्या वो लेसर डेवलप्ड है? नहीं, वो मोर डेवलप्ड होते हैं। उनमें मीजोडर्म भी मौजूद होती है। दे आर प्लेस इन वन फाइलम, नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा फाइलम्स होते हैं, लेकिन वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। यस, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तो ये इसका आंसर होगा। अब बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन, जो बॉडी कैविटी है वो किस में नहीं होती? देखें, सुडोसिलोमेट्स में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। एसिलोमेट्स और सुडोसिलोमेट की अगर बात की जाए तो सुडोसिलोमेट्स में बॉडी कैविटी है, वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। जो सिलोमेट्स उनमें ट्रू बॉडी कैविटी है, लेकिन एसिलोमेट्स में किसी किस्म की कोई बॉडी कैविटी नहीं है, चाहे ना ही फेक है ना ही ट्रू है। तो एसिलोमेट इसका आंसर जो है वो होगा। The triploblastic animals reproductive system, excretory system, circulatory system and respiratory system develop from। तो इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ये जो हमारे पास सारे के सारे सिस्टम्स हैं वो किससे डेवलप होंगे? एक्टोडर्म ने स्किन बनानी है, नर्वस सिस्टम बनाना है। एंडोडर्म ने गट बनानी है। इसके अलावा जितने भी सिस्टम्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो मीजोडर्म बनाएगी।